अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पीटीआई की कोर कमेटी के इजलास में हुआ है हंगामा और शेर अफजल मरवत हत्थे से उखड़ गए। पंजाब असम्बली के इजलास के दौरान यूथी अरकान असम्बली ने किए हैं पंजाब की खातून वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी को नाज़ेबा इशारे। और 9 मई के मुकदमात का तो क्या ही कहना, हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि फिर मैं ना ही समझा। आज के प्रोग्राम में बहुत सारी खबरें आपके साथ शेयर करनी है। ज़रा हम शुरू कर लेते हैं इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से। इंसदाद दहशतगर्दी रावलपिंडी की अदालत के जज हैं मलिक एजाज आसिफ। ये आज तशरीफ़ ले गए थे सेंट्रल जेल अडयाला रावलपिंडी, जहाँ 9 मई के कुछ मुकदमात की समाअत होनी थी। और ये 9 मई के घेराव जलाओ तोड़ फोड़ हसास इमारत और सरकारी इमारत पर हमलों के मुकदमात थे। और इन मुकदमात में जो पीटीआई के बानी चेयरमैन थे इमरान खान और उनके सीनियर वाइस चेयरमैन थे शाह महमूद कुरैशी, इन दोनों को अदालत के रूबरू पेश किया गया, जहां पर इनकी हाज़िरी लगाने के बाद अदालत ने मुकदमात की समाअत मुलतवी कर दी है 1 अप्रैल तक के लिए। और ये 9 मई के ही मुकदमात हैं। उसमें जो यही अदालत है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत जो नंबर 1 है, जज भी मलिक एजाज आसिफ ही हैं। इनके रूबरू आज दरख्वास्त ज़मानत लगी थी इमरान खान के दौरे हुकूमत में जो इनकी काबीना की वज़ीर थी शीरी मज़ारी, उनका भी 9 मई के मुकदमात में नाम था। तो वो आज अदालत में पेश हुई, जहाँ पर अदालत ने उनकी 14 मुकदमात में 9 मई के अबूरी ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी मंजूर कर ली है ज़ाती मचलकों पर। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर भी जनाब 9 मई की ही है और इसमें जनाब मुलजमान हैं उमर अयूब साहब और सीमाबिया ताहिर जो सदर हैं शुमाली पंजाब की। ये भी 9 मई के ही मुकदमात हैं जनाब। और इन दोनों की भी ज़मानतें मंजूर कर ली गई हैं इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की तरफ से। और ये दोनों बरह रास्त इस मुकदमे में मुलज़म नामज़द नहीं हुए थे, बल्कि बाद में कुछ दीगर मुलजमान के जो 164 के बयानात थे उनके बाद इनके नाम मुकदमे में शामिल किए गए थे। अच्छा जी, इससे जो अगली खबर है वो साइफ़र केस के हवाले से है। साइफ़र केस की आज भी उसकी समाअत होती रही, उसकी अपीलों की। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और जो उसके दूसरे बेंच के मेंबर हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब, वहाँ पर आज भी बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल दिए, कल भी वो दलाइल देंगे। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी और दीगर जो लोग हैं उनके अजीज़ व अकारब भी आज अदालत में मौजूद थे। और वहाँ पर जो है वो जो एक जज साहब हैं बेंच के मेंबर हैं मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब, उन्होंने जनाब आज बड़े छक्के चौके मारे हैं, जिसकी वजह से पीटीआई की जो सफ़े हैं वहाँ पर लुटियाँ डाली जा रही हैं। और उन्होंने कहा जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कि किसी को पता ही नहीं कि साइफ़र केस का मतन क्या है, और कह रहे हैं कि दुश्मन को फ़ायदा हो गया। और ये उन्होंने कहा जी जज प्रोसिक्यूशन वकला के सामने इसका मतन मौजूद ही नहीं है साइफ़र का। और उन्होंने ये कहा कि ये सिविल नहीं, ये क्रिमिनल मुकदमा है, रिकॉर्ड पर नहीं बताया गया कि क्या गलत इस्तेमाल हुआ, ये ट्विस्ट किया गया। और प्रोसिक्यूशन ने फ़ौजदारी मुकदमे को बिला शक व शुबा साबित करना होता है, वरना शक का फ़ायदा जो है वो मुलज़म के हक़ में जाता है। इसी मौके पर उन्होंने ये भी पूछा कि जी आप लोगों ने यानी कि जो अपीलेंट हैं उनसे कहा कि आप लोगों ने ट्रायल कोर्ट के जज पर एतराज़ उठाया था, तो अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी थी कि आप ट्रायल कोर्ट के जज के सामने ये दरख्वास्त रख सकते हैं, उस वाले भी आप हमें बताएं। अच्छा, ये जो केस है इसकी समाअत तो मुलतवी होगी कल तक, कल भी इसकी समाअत जारी रहेगी और बैरिस्टर सलमान सफदर दलाइल जारी रखेंगे। यहाँ पे एक बड़ी अहम बात है जो मैं पहले भी कई बार कर चुका हूँ और बार बार करनी पड़ती है, क्योंकि बार बार ऐसा ही होता है कि ये जो इस बेंच के मेंबर हैं मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब बहुत अच्छे जज होंगे, हमें उनकी बतौर जज उनकी काबिलियत पर कोई शुबा नहीं है। और लेकिन एक मामला है और वो बिल्कुल ओपन एंड शट मामला है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब के फर्स्ट कज़न हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि वो माजी में कुछ ऐसे रिमार्क्स दे चुके हैं, मसलन जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे थे तो कोई और केस था, नवाज शरीफ का कोई केस नहीं था, ना ही कोई और ऐसा मामला था। तो इन्होंने एक मतलब जो सरकारी वकला थे उनके ऊपर चढ़ाई कर दी। एक तो आप लोगों को नवाज शरीफ के इस्तकबाल की फ़िक्र पड़ी होती है, मतलब पूरे के पूरे वो जैसे उनकी जानिबदारी वाज़े तौर पर नज़र आती है।
और बहुत सारे मुकदमात पे फैसले भी उनके ऐसे हैं, लेकिन चूंकि फैसलों के ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि जी ये मेरिट पे हैं या नहीं, बैरर अगर वहाँ पे मेरिट पर नहीं होंगे तो आगे जाके मेरिट पर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे समझ नहीं आती और मैं बड़ा हैरान हूँ कि ये क्या हो क्या रहा है। सबको पता है कि जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब उमर अयूब साहब के फर्स्ट कज़न हैं, फिर उनका जो रवैया है वो भी सबके सामने है। मुझे तो ये बात नहीं समझ आ रही कि वो जो ट्रायल कोर्ट के जज, जैसे कि इसमें ये बात मैंने बताई आपको कि आज भी ये बात हुई कोर्ट में, कि अगर खुद जज साहब ये पूछेंगे ये आपने वो जो ट्रायल कोर्ट के जज पे दरख्वास्त देने को हमने आपको कहा था उसका क्या किया आपने, तो मुझे बिल्कुल ये मेरी अक्ल से बालातर बात है कि ये प्रोसिक्यूशन को कौन सी ऐसी मजबूरी है कि वो इनको ये नहीं कह रहे कि जनाब आप ये केस ना सुने। वो क्यों नहीं दरख्वास्त बाकायदा तौर पे दे रहे चीफ जस्टिस को और इस बेंच के रूबरू कि जी आपके एक इस बेंच के एक रुकन की इन जो जिस पार्टी के हवाले से ये केस है उसके एक मतलब अहम तीन पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के साथ ब्लड रिलेशन है, और ब्लड रिलेशन ना सिर्फ वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल है बल्कि ये जिस दौर में जिस काबीना का ये वाक़या है उसमें वो वज़ीर भी थे उमर अयूब साहब। तो ये कौन से पुरस्कार हाथ हैं जो प्रोसिक्यूशन को, FIA को और जो वजारत कानून को रोके हुए हैं कि वो उन जज के सामने अपना केस ना सुनने की दरख्वास्त दायर करें, वो दरख्वास्त मुस्तरद हो जाए, ओके कम से कम एक चीज़ तो रिकॉर्ड पे आ जाएगी। तो यहाँ पर जज साहब बेंच छोड़ देंगे? अगर वैसे अमूमन जो अच्छे जज होते हैं वो तो उनको अगर खुद भी शक हो जाए, कोई उनके ऊपर एतराज़ ना भी करे तो वो खुद कह देते हैं हमने कोर्ट रिपोर्टिंग की। मैंने बहुत सारे जजेस को देखा है ज़िंदगी में कि अगर वो केस सुन रहे थे और जो फ्रीकैन है उनको नहीं पता, लेकिन जज साहब ने खुद ये कहा कि केस छोड़ दिया कि जी इनमें से एक फ्रीक से मेरी कोई अजीज़दारी है, इस वजह से मैं केस नहीं सुनना चाहता, मुझे इस पर नहीं बैठना चाहिए, या मैं इन फ्रीकैन में से कभी किसी का वकील रहा हूँ। तो मतलब वकील भी आप रहे हैं तो तब भी आप केस छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल एक सरेआम एक रिश्तेदार जज साहब बैठ के इमरान खान के साइफर जैसे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के केस को सुन रहे हैं। अब आ जाते हैं इनके रिमार्क्स की तरफ। जो जज साहब ने रिमार्क्स बात की कि जी सामने किसी की मतन ही नहीं है। मैंने, आपको याद होगा जो हमारे रेगुलर नाजरीन है, मैंने बहुत अर्सा पहले ये बात की थी जब ये ट्रायल चल रहा था कि ये मतन सामने लाने का क्या मतलब है। जो मतन सामने लाएगा उसके ऊपर भी यही दफ़ा लगेगी, प्रोसिक्यूशन के ऊपर भी लग जाएगी, जो मुद्दई हैं FIA के तफ्तीशी अफसरान हैं उनके ऊपर भी लग जाएगी। तो यही तो सीक्रेट एक्ट इसी वजह से लगा ना कि खुफिया दस्तावेज़ को सामने नहीं ला सकते। यहाँ पर वो कहते हैं कि जी ये फौजदारी केस है, शक का फ़ायदा मुलज़म को जाएगा। भाई इसमें शक की क्या बात है? ये सिर्फ एक मतन का मामला नहीं है। यहाँ पे आज मैं देख रहा था कि जो हमारे कोर्ट रिपोर्टर दोस्त हैं, बड़े शदीद किस्म की जूथिया, वो इस चीज़ पे लुड़ियाँ डाल रहे थे। और देखो जी जज साहब ने केस उड़ा दिए, साइफर केस उड़ गया, वो मतन तो रिकॉर्ड पर ही मौजूद नहीं है। भाई ये सिर्फ मतन का केस नहीं है, ये साइफर की चोरी का भी केस है, जिसको इमरान खान साहब TV इंटरव्यूज़ में मान चुके हैं कि वो गायब है। और वो जो लोग इमरान खान का इंटरव्यू करके गए उनके इदारे में अमेरिका में वो साइफर शाया हुआ है। अगर जज साहब को मतन पढ़ना है तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो ये तो एक ओपन एंड शट केस है जिसको अब केस कुछ और है, बनाया कुछ और जा रहा है, और फिर उसके बाद लुड़ियाँ भी डाली जा रही हैं, और फिर बड़े जो कोर्ट्स रिपोर्टर हैं वो भी उसमें अपना अपना पूरा हिस्सा डाल रहे हैं कि इस मामले में ये चला जाए। तो एक तो ये हालत है कि जो केस है उसको दूसरी तरफ ट्विस्ट किया जा रहा है, ऊपर से जज साहब एक पार्टी के रिश्तेदार हैं, तो फिर आगे से देख लें कि इस केस के साथ क्या होने वाला है। तो बहरहाल ये हो सकता है निकार खाने में तोती की आवाज़ सुनी चाहिए। हमारा काम है इस सिचुएशन को बता देना कि जी यहाँ पर मामला चल क्या रहा है। इससे अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जनाब। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ी इंपॉर्टेंट समाअत हुई, और वो समाअत थी ये जब पिछला दौर था इमरान खान साहब का, उस दौर में आपको पता है कि जो साफ़ियों के साथ क्या क्या कुछ हुआ। अबसार आलम को गोली मारी गई, असद तूर को घर में घुस के तशद्दुद का निशाना बनाया गया, आमिर मीर को उठाया गया, इमरान शफकत को उठाया गया, रिजवान रज़ी को उठाया गया, मतीउल्लाह जान को उठाया गया, लोगों को ऑफ स्क्रीन किया गया। मतलब एक हॉस्टाइल गवर्नमेंट थी इमरान खान की साफ़ियों के वाले से। तो उस ज़माने में एक इमरान शफकत और आमिर मीर ने अपने उनको उठाया गया FIA की तरफ से
इन्होंने उसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आगे जस्टिस काजी फाइसा की अदालत में उन्होंने दरख्वास्त दी, और जब ये दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हुई तो फिर अचानक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने एक 4-5 रुकनी बेंच अपना बिछा लिया और कहा कि जी काजी फाइसा केस नहीं सुन सकते, सो मोटो तो सिर्फ चीफ जस्टिस ले सकता है। तो उन्होंने आज खुद ही टेक ओवर कर लिया, जिस पर इन दोनों आज़ाद ने कहा जी हम इस मुकदमे की पैरवी नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें तो जिनसे शिकायत है, मतलब आप तो उनके साथ मिले हुए हैं तो सबको पता है ओपन, तो इस वजह से ये पीछे हट गए थे। तो आज उस केस की समाअत हुई और आज जो है वो ये कहा गया अदालत के अंदर चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तरफ से कि पाकिस्तान में मीडिया और साफ़ियों के साथ क्या क्या हुआ इस पर तो किताबें लिखी जा सकती हैं, और हम तो मीडिया रेगुलेशन की बात करते हैं, अदालत को इस्तेमाल जो है वो किसी भी मामले में नहीं किया जाना चाहिए। फिर उन्होंने ये सवाल किया कि ये किस दौरे हुकूमत में ये केसेस हुए थे इन दोनों के खिलाफ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी ईसा के इस सवाल के जवाब में अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने बताया कि जनाब ये इमरान खान साहब के दौर में ये हुआ था केस 2021 में, और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पूछा वहाँ पर जो FIA के जो नुमाइंदे थे और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान थे उस वक्त नुमाइंदगी कर रहे थे, उनसे पूछा कि क्या इस केस में कोई ठोस मतलब केस है, ये कोई इसमें ऐसा मटेरियल है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने बताया कि जी इस केस के अंदर कोई ऐसा संजीदा मटेरियल नहीं है, जिस पर FIA ने जो है वो यकीनदहानी करवा दी अदालत को कि ये इन दोनों जो साफ़ियों के खिलाफ मुकदमात हैं उनको वापस ले रहे हैं। अब आते हैं हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोर कमेटी के इजलास से। कोर कमेटी का भी रोज़ ही इजलास होता है जी, पता नहीं क्या इनके मामला है। बहरहाल एक कोर कमेटी का इजलास हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और वहाँ पे जनाब फिरदौस शमीम नकवी ने जनाब एक इसे कहते हैं कि चढ़ाई कर दी शेर अफजल मरवत के ऊपर, और उन्होंने कहा जी कि ये शेर अफजल मरवत का कोई उस्ताद लगाना चाहिए, जो चाहे ये बोलता रहता है, और इसके साथ कोई जो नहीं है सियाना को बंदा साथ इसके होना चाहिए जो इसे पढ़ाए समझाए, और ये अपने ही लोगों पर अटैक कर रहे हैं। और शेर अफजल मरवत तो फिर हथे से उखड़ गए। उन्होंने कहा जी मेरे खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, कोई बाहर निकलता नहीं है, सब छुपे हुए हैं, मैंने PTI को लीड किया है और मेरे खिलाफ PTI के अपने ही अरकान बातें करते हैं। इस पर जो है वो जो दीगर कोर कमेटी के अरकान थे उन्होंने कहा, ये नियाजुल्लाह नियाज़ी और ये फिरदौस शमीम नकवी वगैरह ने, कि जी ये 2 माह में PTI का बयानिया बनता है और शेर अफजल मरवत जो है वो उस बयानिए को ख़त्म कर देते हैं, और इस पर जो नहीं वो तलकलामी होगी नियाजुल्लाह नियाज़ी और शेर अफजल मरवत के दरमियान, जिस पर शेर अफजल मरवत ने नियाजुल्लाह नियाज़ी को कहा कि तुम बाहर निकलो, मैं तुम्हें बताता हूँ। और फिर नियाजुल्लाह नियाज़ी ने कहा कि ठीक है आ जाओ बाहर, तुम भी मुझे शुएब शाहीन मत समझो। और फिर बहरहाल जी ये जब मामला बहुत ज़्यादा हाथ से बढ़ गया तो फिर ये जो PTI की जो एक चेयरमैन है बैरिस्टर गौर साहब और नईम हैदर पंजोथा और अली मोहम्मद ख़ान वगैरह, इन लोगों ने इस मामले को वक्ती तौर पर रफ़ा दफ़ा कराया। लेकिन ये मामला रफ़ा दफ़ा होगा नहीं जी, क्योंकि शेर अफजल मरवत वाला जो मामला है ना, ये एक पूरा गैंग जो है ना PTI के अंदर वो सामने आ गया हुआ है, और उसमें जो PTI पंजाब के लोग हैं वो बड़े ख़ास किरदार अदा करें। आप तो चले सिंध वाले भी उनके साथ हो गए हैं। तो ये अब देखते हैं कि शेर अफजल मरवत साहब जो हैं जिन्होंने मतलब एक चपेड़ो चपेड़ी प्रोग्राम चला के और कोई एक बढ़ गया कह के बड़ी शोहरत हासिल कर ली थी PTI के अंदर, तो वो अब मतलब किसी से हज़म नहीं हो रही, और लगता है कि ना किसी PTI के अंदर किसी और से हज़म हो रही है और ना ही शेर अफजल मरवत साहब से ख़ुद हज़म हो रही है। तो ये रोज़ाना कोई ना कोई मामला बना रहता है। देखते हैं इसके आगे अब मज़ीद ये क्या क्या चीज़ें सामने लाते हैं शेर अफजल मरवत साहब। इससे अगली जो खबर है जी वो बड़ी अफसोसनाक खबर है। अफसोसनाक खबर इस हवाले से है कि हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की ज़बान कैसी है। आप चंद दिन पहले की बात है, आपने देखा सूबा खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर कि मुस्लिम लीग नून की एक खातून MPA के साथ वहाँ पर अरकान असम्बली की तरफ से किस कदर गलीज़ हमले किए गए उनके ऊपर, उनका मतलब उनकी बोली तक लगाई गई, उनको पैसे तक ऑफ़र किए गए। मतलब एक तूफ़ान बदतमीज़ी जैसे कोई मतलब महज़ब सोसाइटी जिस तरीके से वो उनके साथ सलूक किया गया कोई बर्दाश्त नहीं कर सकती। और जैसे मुझे कम से कम कोई हैरत नहीं होती, जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे और किसी खातून के रेप का केस आ गए थे, उन्होंने कहा था ये तो खुद कपड़े ही ऐसे पहनते, मतलब विक्टिम ब्लेमिंग वो भी किया करते थे। तो फिर आगे पार्टी भी उनकी ऐसी ही होगी। खैर वो उस तरह के बहुत सारे मामला है PTI की जिनकी मिसालें दी जाती थी। ऑडियो वाडियो तो खान साहब की अपनी बहुत सारी पड़ी हुई है मार्केट में। लेकिन चलें अब सिचुएशन ये है कि ये जहाँ पर भी हों, जिस भी पोजीशन पे हों, आप इनसे किसी खैर की तवक्को नहीं कर सकते। आज जो वाक़या हुआ वो बड़ा अजीब सा वाक़या हुआ। एक जर्नलिस्ट हैं लाहौर के सैफ अवान, उन्होंने एक ट्वीट किया
और साथ उन्होंने एक वीडियो भी शेयर की है जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जो पंजाब असम्बली के इजलास में है, जहाँ पे पंजाब असम्बली के जो अरकान हैं वो उन्होंने कुछ हूटिंग वगैरह की, और जो पंजाब की वज़ीर इत्तलात है अज़मा बुखारी साहिबा, उनके बारे में जो सैफ अमान ने ट्वीट में ये लिखा कि उनको नाजेबा इशारे किए गए हैं, और मतलब उन्होंने फिर वो इतनी तंग आई उन चीज़ों से कि वो वाकआउट कर गई। आप यहाँ पे अंदाज़ा कर लें कि अपोजिशन के अरकान ने एक खातून को वाकआउट करने पर मजबूर कर दिए, जो कि ना सिर्फ हुकूमती बेंचों की है बल्कि ख़ुद भी वज़ीर है। तो आप अंदाज़ा कर लेंगे उस खातून की बेबसी का कि ये जो मतलब घटियापन का लेवल दूसरी तरफ क्या था कि उनको यहाँ पर वाकआउट करना पड़ा। अच्छा, अब उस पर किया ये डिप्टी स्पीकर ने कि जी उसका बदतमीज़ी करने वाले अरकान के ख़िलाफ़ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। अब ये जो कुछ उन्होंने किया, अब ये एक एज लेते हैं कि जी असम्बली की इजलास की कार्रवाई के दौरान जो कुछ हो उसका मामला जो है वो बाहर मुकदमा वगैरह दर्ज नहीं कराया जा सकता, या इस तरह का मामला है। इस वजह से उन्होंने अंदर इशारेबाजी की। अगर बाहर करते हो तो लाजिम बात उन पर पर्चा हो जाता, तो अंदर होने का वो फ़ायदा उठाते हैं अरकान असम्बली होने का। तो डिप्टी स्पीकर साहब ने भी बड़ी वैसे तोप चलाई है कि जी मैं इस पर इंक्वायरी करूँगा। इंक्वायरी किस बात की? फुटेज मौजूद है भाई, कैमरे लगे हुए हैं असम्बली के अंदर, किस बात की इंक्वायरी? आप कार्रवाई करें उन MPs के ख़िलाफ़ जिन्होंने एक खातून को नाजेबा इशारेबाजी की है। तो इसका नोटिस लिया जाना चाहिए। उम्मीद है कि मरीम नवाज़ साहबा जो वज़ीर पंजाब है वो भी इसका नोटिस लेंगे, ख़ुद नवाज़ शरीफ साहब को भी लेना चाहिए। और ये जो अगर इस तरह ही होगा कि वो असम्बली की आड़ में कि जी असम्बली का कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता, तो क्या होगा? अगले सेशन में मतलब 8-10 बंदे आगे उसको कोड़ देंगे, बाहर से नहीं आ सकते, असम्बली के अपने MPs जो नहीं वो कर लेंगे, तो ये एक हंगामा होगा। ये एक तमीज़ के दायरे में लाना पड़ेगा, उसके बगैर काम चलेगा नहीं। अगली खबर की तरफ आता हूँ जी। वो मैं बड़ा उस हवाले से बड़ा अजीब सा फील करता हूँ। एक ये जो मैंने उसने कहा ना कि फिर मैं इनकार ही समझा। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये वाक़या सुना होगा। ये एक मुहावरतन या एक वाक़या बना हुआ है, एक मिसाल बनी हुई है समझाने के लिए। वो मुहावरा कुछ इस तरह से बना हुआ है, मिसाल वो कुछ इस तरह से बनी हुई है कि अगले वक्तों की बात है कि किसी गाँव में कोई मतलब एक मिरासी था। अब मैं ये पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं ज़ात के किसी की ऊंचे या नीचे होने की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो हमारे माशरे के हक़ायक़ हैं वो तो हैं। वो मिरासी था बेचारा, तो उसने उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि उसका बेटा जो है वो कुछ 4 जमातें पढ़ जाए। तो उसने बेचारे ने, गाँव का देहाती आदमी था, उसने बड़ी मुश्किल से अपने बेटे को ना कहीं मैट्रिक करा दिया। अब मिरासी आदमी था, वो कहीं गया किसी बड़े आदमी की किसी ब्याह शादी के फंक्शन पे गया होगा, तो उसने वहाँ पर मेहनत तरला किया जी मेरे बेटे को सरकारी नौकरी लगवा दे। तो वो अगले ज़मानों में मैट्रिक के बाद जो नहीं वो क्लर्क बंदा भर्ती हो जाता था सरकारी महकमे में। तो वो बेटा उनका किसी महकमे में उस मिरासी का भर्ती हो गया क्लर्क। अब क्लर्क भर्ती हो जाए तो बंदा मतलब बाबू बन जाए, मिरासी का बेटा, मिरासी के तो फिर आसमान पर उड़ना शुरू हो गया। उन्होंने कहा लाओ जी, बात ही ज़बरदस्त हो गया काम। एक दिन उसने क्या किया कि जो उस गाँव का सबसे बड़ा ज़मींदार था ना, उसके घर वो जनाब पगड़ी शगड़ी उसने सफ़ेद पहनी और कॉटन वाटन के कपड़े खड़काए और चौधरी साहब के घर जा पहुँचा। चौधरी साहब ने मिरासी को लिया, देखा और कहा कि अच्छा आप भी दीन ममदा किधर आए हैं? उन्होंने कहा चौधरी साहब जनाब बस असी तुहाडी शफकत नाल ही ग्रां च रह रहे हैं, तो अज जनाब एक बड़ा जरूरी काम नाल आया हूँ। कहना दस की मसला है? उन्हें कहना जनाब तुहानूं पता है मेरा बेटा तुहाडा भतीजा जनाब वो उन्हें 10 जमातां पढ़ लिया। चौधरी कहते यार ये तो बड़ी अच्छी गल है। उसने कहा कि तुम पता है वो बाबू लग गया फलाने महकमे। उन्होंने कहा अच्छा यार ये वाह 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 जी वाह, दीन ममदा तू तो बड़ा ज़बरदस्त हो गया, तेरा बेटा चल चंगा है, तेरा बेटा तर गया, 4 जमातां भी पढ़ गया, सरकारी नौकरी भी लग गया, अच्छी ज़िंदगी गुजर जाएगी। वो कहना है बस सरकार होने कसर रह गई है। चौधरी ने की कहना है जनाब जो अपनी बच्ची तो रिश्ता दे दें तो यह कसर भी निकल जाएगी, तो फिर मैं भी मतलब चौधरी टाइप का हो जाऊँगा। चौधरी को आ गया गुस्सा, उन्होंने मुलाजमों कहा पाओ इन्हों लम्हे हो। वो बेचारे मिरासी को मुलाजमों ने मारना शुरू कर दिया। वो उसके कपड़े फट गए, उसकी वो जो पगड़ी बांध के आया था वो कि नाले नूले में जा पड़ी। वो जब मार मार के थक गए, चौधरी खड़ा हो गया, मुझे ताव दे रहा है कि इसकी अकल ठिकाने आई या नहीं आई। तो वो जब उसको मार मुर के थक गया ना बस करो, मरासी उठा, उसने वो अपने कपड़े जो लीरें थी वो कमीज़ फटी उसको समेटा, वो पगड़ी उठाई अपने बगल में दबाई और ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। चौधरी ने उसको देखा, कहना हाँ हुण की? कहना चौधरी साहब फिर मैं इनकार ही समझा। ये मैंने आपको मिसाल कैसे दी है। मैं अभी आप ज़रा देख लीजिए, हर रोज़ आज भी मेरे 4, 5, 9 मई के मुकदमात हैं, धड़ाधड़ ज़मानतें हैं, लूट सेल ज़मानतें हैं,
होल सेल जमानते हैं। तो 9 मई के मुकदमात किए, MPA के इलेक्शन लड़े, MNA के इलेक्शन लड़े, वज़ीर आज़म के उम्मीदवार बने, एक बंदा तो वज़ीर आला बन गया। हम तो बस रोज़ यही सुनते हैं कि सहूलतकारों के लिए कोई माफ़ी नहीं है और 9 मई करने वाले के लिए कोई माफ़ी नहीं है। लेकिन ये जो अदलिया से माफ़ियाँ मिल रही हैं, ये क्यों इनको मिल रही हैं माफ़ी? पहली बात। दूसरी बात है कि आज एक और ख़बर आ गई कि मुराद सईद साहब को जनाब सेनेट का इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी गई है। मैं आपको एक वाक़या छोटा सा बताता हूँ। परवेज़ रशीद साहब थे, उन्होंने सेनेट का इलेक्शन लड़ना था। उनके कागजात नामजदगी क्यों मुस्तरद किए गए कि जी वो आपने फ़लाँ वक्त में ग़ालिबन किसी सरकारी इमारत, पंजाब हाउस था या जो भी थी जगह, उसका फ़लाना आपने बिल नहीं था दिया फ़लाने सन में। अब परवेज़ रशीद साहब कहते हैं यार मेरी तरफ कोई बिल ही किसी का पेंडिंग नहीं था, लेकिन फिर भी चलें, अगर आप कहते हैं तो मैं अभी जमा करा देता हूँ। तो उन्होंने कहा जी आपसे पैसे लेने का ऑर्डर नहीं है। वो बेचारे परवेज़ रशीद साहब समझ गए कि यार मुझे इन्होंने सेनेटर नहीं बनने देना, तो वो अगले खामोश हो गए, वो नहीं बने सेनेटर। ये पिछले सेनेट के इलेक्शन की बात है। लेकिन इस मुल्क के अंदर परवेज़ रशीद को तो सेनेटर नहीं बनने दिया जाता कि वो गुस्ताख है। मुराद सईद सेनेटर बन सकता है, जिसकी ऑडियोज़ भी हैं, आप लोगों को जगह बता दी गई हैं, आप उधर पहुंच जाओ, कोई किसी का इंतज़ार ना करे, वो सेनेटर भी बनेगा, अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला भी बनेगा। तो इसके बारे में फिर हम तो एक ही बात हाथ जोड़ के कह सकते हैं, चौधरी साहब फिर मैं इनकार ही समझा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।